व्यवस्था ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हमने कल जब जनहित याचिका पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि जनहित याचिका की अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि गरीबों को न्याय मिला है, कमजोर वर्गों को न्याय मिला है, मूलाधिकारों का विस्तार हुआ है, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगा है, अच्छे शासन के लक्षण उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इसकी कमियां भी थी। कमियां, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला है, जिससे न्यायिक सक्रियता की बुराई ने जन्म लिया है। कल हमने ये बात लिखाई थी और यही हमने फिर लेक्चर क्लोज किया था। हमने कहा था न्यायिक सक्रियता क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग न्यायिक सक्रियता की शुरुआत करते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, इससे जुड़ी हुई और दो संकल्पनाएं हैं, न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये तीन अवधारणाएं हैं। इन तीन अवधारणाओं को हम लोग एक साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। हमने कल आपको ये बताया था कि दूसरों के हित के लिए याचिकाएं दायर होने लगी। जब दूसरों के हित के लिए याचिकाएं दायर होने लगी तो जनहित याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई हमारे देश में। ओवरबर्डन हो गई हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर केसेस पहले से ही पेंडिंग है। अगर अगस्त 2024 की बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 82,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और सारे हाई कोर्ट्स में मिला के 50 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाने दीजिए, 4.5 करोड़ की पेंडेंसी है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर पहले से ही केसेस का भार अधिक है और जैसे जैसे जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे न्यायालय पर मुकदमों का भार बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक अलग बेंच बनाई जाने लगी जो केवल पीआईएल की सुनवाई करती है, केवल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करती है। इतनी अधिक जनहित याचिकाएं दायर होने लगी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि लोगों को एक राह दिखी, लोगों को एक रास्ता दिखा कि भाई सरकारें बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो कम से कम हमारे पास एक रास्ता है कि हम प्रशासन हम के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, विधायिका के विरुद्ध न्यायपालिका का डोर नॉक कर सकते हैं। हम न्यायपालिका से न्याय मांग सकते हैं, वहां से हमें कुछ राहत मिल सकती है। देर से मिलती है राहत, लेकिन दुरुस्त मिलती है, इतना विश्वास है। तो इन कारणों से न्यायपालिका में आवेदनों की संख्या बढ़ने लगी, याचिकाओं की संख्या बढ़ने लगी। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि जहां जहां सरकारों ने लापरवाही दिखाई, सरकारों की उन लापरवाहियों के खिलाफ भी मुकदमेबाजी न्यायपालिका में पहुंचने लगी। तो जब न्यायालय ने इन जनहित याचिकाओं के माध्यम से ऐसे विषयों पर हस्तक्षेप करना शुरू किया, ऐसे विषयों पर न्याय देना शुरू किया जो न्यायालय के पारंपरिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि वे कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाने लगी। कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र क्या है? कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है प्रशासन चलाना, निर्णय लेना, नीतियां बनाना, ये सब कार्यपालिका का कार्य है। विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है कानून बनाना। तो अब जब कार्यपालिका और विधायिका अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करती हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका की जगह जिम्मेदारियों का निर्वाह न्यायपालिका करने लगती है। तो जब कार्यपालिका और विधायिका की जगह न्यायपालिका जिम्मेदारियां निभाने लगती है तो इसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप है। ये न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमने तो शक्ति पृथक्करण पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा है, वहां सबकी शक्तियां और सबकी सीमाएं स्पष्ट हैं, तो हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिल गया? हस्तक्षेप करने का अवसर इसलिए मिल गया बच्चों, क्योंकि जो कार्यपालिका और विधायिका को जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। जब लोगों के संवैधानिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का हनन हुआ तो फिर न्याय मांगने कहां जाएंगे? ऑब्वियसली न्याय मांगने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा नॉक करेंगे, डोर नॉक करेंगे। यही किया गया। जैसे मैं आपको दो चार छोटे छोटे एग्जाम्पल इस बारे में दूं। दिल्ली में, मतलब बहुत ही घटिया एग्जाम्पल, बहुत ही बेकार का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल वैसे अच्छा है लेकिन घटिया इस नजरिए से, बेकार इस नजरिए से कि यहाँ न्यायालय की कोई भूमिका सामान्यतः नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हुई। जैसे एक समय ऐसा था कि दिल्ली में कूड़ा नहीं उठता था सड़कों से, इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया तो कूड़े उठने लगे। क्या आप इस बात की कभी कल्पना कर सकते हो कि देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर कूड़ा फैला रहे, गंदगी फैली रहे और कूड़ा ना उठे? बात पुरानी हो गई। लेकिन यह बेहद लापरवाह मामला है प्रशासन का, नगर निगम, लोकल प्रशासन, दिल्ली की गवर्नमेंट का यह बेहद लापरवाह मामला। क्या आप सड़कों से कूड़े नहीं उठा पा रहे? क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि दिल्ली से कूड़े उठाते थे, इधर हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, तो ले जाकर के लो लैंड एरिया है, क्योंकि दिल्ली तो अरावली की पहाड़ी पर है, तो दिल्ली थोड़ी ऊंचाई पर है, तो लो लैंड एरिया थे, उनके पास भी तमाम गड्ढे वगैरह थे, ले जाकर के कूड़े वहां डंप किए जाते थे। उन लोगों ने भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की, क्योंकि उनकी जमीन समतल होनी है, ले आओ कूड़े डालो, जमीन समतल हो जाएगी। भाई जब उन्होंने सारे गड्ढे कूड़ों से भर दिए, जमीनें समतल हो गई, तो यूपी ने भी मना कर दिया, हरियाणा ने मना कर दिया, बोले बस अब अपना कूड़ा अपने पास रखो, हो गया, अब इधर नहीं लेकर आना। अब इधर नहीं लेकर आए तो कूड़े लेकर जाए कहाँ? तो कूड़े उठने ही बंद हो गए। सड़कों पर कई कई दिन कूड़े फैले रहते थे। तब दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि तुम लोग इतना भी नहीं समझते हो कि अरे दिल्ली में ही 2-3 जगह तय कर दो कि कहाँ कूड़े उठा के रखे जाएंगे, तो वो सारे कूड़े उठा के वहां रखो, वहां मैनेज करो। तब दिल्ली की गवर्नमेंट ने कहा हाँ ये तो अकल हम लोगों ने लगाई नहीं, चलो अब न्यायालय ने कहा है तो ऐसा कर लेते हैं।
तो न्यायालय ने कहा तो कूड़े उठ करके इकट्ठे होने लगे। अब इधर भलसवा है, जहां मुखर्जी नगर से हम लोग क्लास लेते हैं, पास में ही भलसवा जगह है, यहाँ पर कूड़े, ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर एक जगह, और इस तरीके से साउथ दिल्ली में 3 जगह दिल्ली में तय कर दिया गया कि कूड़े इकट्ठे होकर के वहां जाएंगे। अब कूड़े इकट्ठे होकर जाएंगे, कूड़ों का होगा क्या ये तो बताया नहीं न्यायालय ने। तो कूड़े इकट्ठे होने लगे, कूड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया। अब अगर आपको प्राकृतिक पहाड़ देखने हैं, प्रकृति पसंद है, तो आप हिमालय की गोद में जाइए, जो आपके चित्त को आकर्षित करेगा। और अगर आपको कूड़ों का पहाड़ देखना है तो दिल्ली में आपका स्वागत है, आप दिल्ली आइए, आपको कूड़ों के बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। अब बात यही नहीं रुकी, अभी लगभग 3-4 साल पुरानी बात है, 3-4 साल पहले गार्बेज स्लाइड हो गया। लैंड स्लाइड तो आपने सुना होगा, पहाड़ों पर होता है, बारिश में खूब हुआ इधर लैंडस्लाइड, बड़ी आपदा की स्थिति है, लैंडस्लाइड बड़ा नुकसान होता है, जनधन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नष्ट होता ही है, लोग भी मारे जाते हैं। तो दिल्ली में गाजीपुर वाला जो कूड़े का पहाड़ है वो दरक गया, ढह गया बारिश में, गार्बेज स्लाइड हो गई। और जाहिर सी बात है, उतना ऊंचा पहाड़, और अब उतना ऊंचा पहाड़ पूरे मलबे के साथ बहेगा तो जो उसकी चपेट में आएगा नुकसान तो होगा। नतीजा ये हुआ कि जितने वो गार्बेज बहा, पास में हिंडन नहर है और सड़क है, उस सड़क पर चलने वाले सारे वाहनों को लेता हुआ ले जाकर के उसने नहर में पटक दिया। कुछ लोगों को तो बचा लिया गया, 2 युवकों की मौत हो गई। जब 2 युवकों की मौत हो गई तो फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा गया, जनहित याचिका गई कि जनाब कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, सरकार उसे मैनेज नहीं कर रही है, और नतीजा ये हुआ कि आज 2 युवकों की मौत हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा भी सरकार से, क्या कर रही हो? सरकार के पास लड़ने के अलावा कोई काम हो तो बताएं, कुछ बताने के लिए था ही नहीं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अरे भाई, कूड़ों का तमाम तरीके का मैनेजमेंट होता है, कूड़ों में जो बायो वाली जैसे सब्जियां वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे खाद बना दी जाती है, खाद बना सकते हो। अब तो कूड़ों से ब्रिक्स बनाई जा रही हैं, ईंटें बनाई जा रही हैं, कूड़ों से सड़क बनाने का मटेरियल तैयार किया जा रहा है, बहुत सारे कूड़ों के यूज़ आ गए हैं, उनको रिसाइकल करके, कूड़े को रिसाइकल करके मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट में काम आ रहे हैं। तुम लोग क्यों नहीं करते हो? तो सरकार ने कहा हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही, अब करते हैं। मतलब न्यायालय नहीं करेगा, न्यायालय नहीं कहेगा तो नहीं करोगे, ये कौन सी बात है? न्यायालय ने कहा तो अब धीरे धीरे कच्छप गति से, कछुए की गति से ये कार्य शुरू हुआ है। कछुए की गति से ये क्लास ये कछुए की गति से ये कार्य शुरू हो गया। जब हाईकोर्ट ने क्लास लगाई, जब हाईकोर्ट ने सरकार की क्लास लगाई कि तुम लोग इस तरीके से भी काम करते हो, मतलब हर काम हम बताएं, हमारे अधिकारियों के पास अकल नहीं है, हमारे अधिकारियों के पास दिमाग नहीं है, मंत्रियों के पास दिमाग नहीं है। तो जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो अब कूड़े का धीरे धीरे इस क्लास के बाद मैनेजमेंट शुरू हुआ है, चल रहा है, कछुए की गति से काम चल रहा है। तो ये देश की राजधानी है जिसको लंदन बनाने का वादा करके सरकारें सत्ता में आती हैं। दूसरी घटना आप सब जानते हैं, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी, ये प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है, तो लापरवाही की पराकाष्ठा है। इस तरीके से जब कार्यपालिका अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करती है तो न्यायपालिका को ये अनावश्यक हस्तक्षेप ही तो है न्यायपालिका का। अब हाईकोर्ट आदेश देगा कि कूड़ा उठा लो, हाईकोर्ट आदेश देगा कि कूड़े को रिसाइकिल करो, हम ऐसी कल्पना तो अपने देश में नहीं कर सकते ना। हम जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम जिन्हें सिविल सर्वेंट के रूप में जो नियुक्त होते हैं, अपनी मेहनत से नियुक्त होते हैं, हम इन सिविल सर्वेंट से और इन चुने गए मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से ये अपेक्षा तो करते ही हैं कि भाई कूड़ा उठा लो, एक साफ सुथरा शहर दे दो। ये कल्पना तो की ही जा सकती है, लेकिन नहीं की गई, नहीं की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर, वो भी दिल्ली जैसी जगह, देश की राजधानी, दिल्ली जैसी जगह, देश की राजधानी में हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्य करना पड़ा दिल्ली सरकार को। यही न्यायिक सक्रियता है, यही जुडिशियल एक्टिविज्म है। अभी जब बारिश का समय था तो गाजीपुर वाले इलाके में, दिल्ली के पास भी गाजीपुर का इलाका है, वहां पर एक नाले का ऊपर का जो एरिया है वो खुला हुआ था, वो ढका हुआ नहीं था, कुछ दूर तक ढका हुआ था, कुछ दूर तक खुला हुआ था। एक माँ अपने 3 साल के लगभग बच्चे को गोद में लेकर के जा रही थी उसे स्कूल का ड्रेस दिलाने के लिए, क्योंकि स्कूल में नया नया पहली बार एडमिशन हुआ था, तो उसने सोचा कि हम बच्चे को ड्रेस दिलाकर लाते हैं बाजार से। बारिश शुरू हो गई बीच में, और उसे ये नहीं पता था यहाँ पर नाला ओपन है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई तो थोड़ी देर, आधे घंटे बारिश हो जाए दिल्ली में तो तैरने की नौबत आ जाती है। ये लापरवाही किसकी है? ये लापरवाही शासन और प्रशासन की है, सरकारों की है। तो बस थोड़ी ही देर की बारिश में वो पूरा वाटर लॉगिंग हो गई। अब वो पानी में, जैसे सारे लोग चलते हैं पानी में, वो भी जा रही थी, उसे पता नहीं था कि आगे नाला खुला हुआ है। नतीजा ये हुआ कि वो सीधे माँ और बच्चे नाले की गोद में समा गए, दोनों की डेथ हो गई। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना होने के 3 दिन 4 दिन बाद की घटना है दिल्ली की। और जैसे वो ये दुर्घटना घटी, हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वयं संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई किसकी लापरवाही है। अब सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, ये जल वालों की थी, ये नहीं, ये पीडब्ल्यू वालों की थी, ये नहीं, ये तो यूपी में आता। पहले तो ये झगड़ा था कि डेड बॉडी को लेकर के कि कौन निकालेगा, यूपी वाले निकालेंगे कि दिल्ली वाले निकालेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। सबसे बड़ी तो समस्या ये थी कि ये डिसाइड करें कि कौन निकालेगा। तो ऐसी लापरवाहियां, ये लापरवाही किसकी है? प्रशासन की है, शासन और प्रशासन की है, सरकारी अधिकारियों की है। भाई तुम नाला बना रहे हो, बारिश का समय है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है और वाटर लॉगिंग हो जाएगी, किसी को नहीं दिखेगा कि आगे नाला है, कोई भी डूब जाएगा। इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए शासन और प्रशासन में, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है। तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं घटती हैं,
या इस तरीके के जो इवेंट हैं इसमें मजबूरन न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और जब न्यायालय इस तरीके से हस्तक्षेप करता है, निर्णय करता है, तो यही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। क्योंकि ये काम न्यायपालिका का नहीं है। 50 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, 50 लाख से ज्यादा केसेस इस देश में हाई कोर्ट में पेंडिंग है। न्यायालय जब इस तरीके के मुकदमों की सुनवाई करेगा तो पुरानी पेंडेंसी कैसे निपटाएगा? तो ऐसी दशा में सरकारों की लापरवाहियां अगर बंद हो जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी बंद हो जाएगा। ये तो एक मैंने कार्यपालिका का उदाहरण दिया। अब विधायिका का उदाहरण सुनो। विधायिका का काम है कानून बनाना, जानते हैं हम लोग, लेकिन संसद ने समय समय पर कानून अच्छे नहीं बनाए। अच्छे कानून बनाए भी हैं, लेकिन जो आवश्यक है हमारे लिए वो अच्छे कानून नहीं बनाए। जैसे सिविल लॉ आज भी पुराना है, 1908 अंग्रेज बना के गए थे। पुलिस कानून आज भी 1861 1861 का है। अब 1861 में जो पुलिस कानून अंग्रेजों ने बनाया था वो इसलिए बनाया था जिससे एक ऐसी पुलिस बनाई जाए जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठा वाली हो, भारतीयों के प्रति नहीं, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा वाली हो, एक ऐसी पुलिस बनाई जाए। तो भाई उन्होंने वो पुलिस कानून बना दिया। अब परिस्थितियां बदल गई, ये कानून रद्द होना चाहिए, इसकी जगह नया कानून बनना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता मिले कितने दिन हो गए? स्वतंत्रता मिले 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ऐसा कानून आज तक हमारी संसद ने नहीं बनाया। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे प्रकाश सिंह, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की कि जनाब पुलिस की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें ये सारी कमियां हैं, और इसके कारण पुलिस जनता के प्रति ठीक तरीके से कार्य नहीं करती। क्योंकि वो खुद भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, डीजीपी होकर के रिटायर हुए, तो उनको पुलिस तंत्र की सारी कमियां पता थी और वो चाहते थे कि कम से कम ये चीजें तो दूर हो। उन्होंने कहा संसद कानून नहीं बना रही, आप भी कुछ करो। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई की, मामले की सुनवाई करके पुलिस सुधार क्या क्या होने चाहिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया। अब पुलिस सुधार करना तो न्यायपालिका का काम नहीं है, ये काम तो विधायिका का है, सरकारों का है, लेकिन नहीं किया संसद ने। नतीजा ये हुआ कि प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार के 7 प्रिंसिपल्स बताए, और जब बताए तो उनको राज्यों ने लागू भी नहीं किया, क्योंकि पुलिस राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो राज्यों ने लागू नहीं किया। तो प्रकाश सिंह फिर गए सुप्रीम कोर्ट की, जनाब आपने जो डिसीजन दिया था ये राज्य मान नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा राज्य मेरी बात नहीं मान रहे। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से हलफनामे मंगा लिए कि भाई चलो आओ, सब लोग आओ, मुझे बताओ किसने क्या क्या पालन किया। तब भी कुछ जिद्दी किस्म के राज्य ऐसे थे उस समय, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइंस को भी नहीं माना था। मैं 2010-9-10 की बात कर रहा हूँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया कि जो प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और डीजीपी हैं वो पर्सनली अपीयर हो और मुझे बताएं कि प्रदेश में हमारा निर्णय लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को पुलिस सुधार के लिए अपने आदेश को लागू करवाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। 6 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश लागू करवाने में। एक तो कानून नहीं बनाया इन लोगों ने पुलिस सुधार का, दूसरा पुलिस सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने जब पुलिस सुधार के लिए डायरेक्शंस जारी किए तो लागू नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को धमकाना शुरू किया, जेल भेज दूंगा कंटेम्प्ट में, तब 6 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने में। वो भी बस कागजी दिखावा अधिक है लागू करने में, कागज पर अधिक लागू है, क्योंकि कागज मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछ लिया, किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी कि जनाब ये राज्य नहीं लागू कर रहा है, तो कम से कम राज्यों का कागज दुरुस्त होना चाहिए कि वो कागज ले जाके जमा कर दे कि देखिए जनाब ये हमने पूरा किया। अब सुप्रीम कोर्ट जमीन में तो जाएगा नहीं, ग्राउंड लेवल पर तो जाएगा नहीं समीक्षा करने, तो कागज देखिए वो भी हैप्पी हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है अच्छी बात है। ये हालात है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, एक कार्यपालिका का और एक विधायिका का। लेकिन आप सब जानते हैं आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जहां जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्देश ना दे, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव ना ले, तब तक सरकारें बहुत इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये दृष्टिकोण सरकारों के द्वारा अपनाया जाएगा तो यह शासन और प्रशासन की गुणवत्ता को कमजोर करता है। और यही कारण है कि विगत वर्षों में जब शासन और प्रशासन की गुणवत्ता गिरी, सरकारों ने कुप्रशासन, कुशासन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल गवर्नेंस, सरकारों ने जब कुप्रशासन, कुशासन, कुशासन मतलब दुशासन का भाई समझ लो, दुशासन भी बहुत निकृष्ट आदमी था, हम लोग पढ़ते हैं, और ये कुप्रशासन भी बहुत निकृष्ट चीज है। खराब तरीके, मतलब खराब, हीन, घटिया। तो ऐसा प्रशासन जो घटिया हो, ऐसा शासन जो घटिया हो, खराब गुणवत्ता का हो, उसे कुप्रशासन या कुशासन कहते हैं। तो विगत वर्षों में चूंकि सरकारों ने कुशासन, कुप्रशासन के अनेक उदाहरण उत्पन्न किए हैं। 2 बड़े बड़े उदाहरण मैंने आपको दिए। दिल्ली में सीएनजी, ऐसा नहीं है कि ये सीएनजी सरकारों की इच्छा से आई है ना, कोर्ट के आदेश से आई है। कोर्ट ने कहा कि भाई सबसे पहले दिल्ली में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने वो दौर देखा है जब डीजल बसें चला करती थी पूरे शहर में, ब्लू लाइन, मौत की लाइन कहते थे। ड्राइवर ऐसा शराब पीकर के दिन में भी बस चलाते थे कि रौदते हुए निकल जाते थे। शराब पीकर तो आज भी चलाते हैं बसेस, लाइन बदल गई है बस, वो ब्लू लाइन नहीं रही। तो सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वर्तमान सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती, कंट्रोल कर पाने में फेल है, क्योंकि दिन में भी शराब पी करके ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। तो कुशासन, कुप्रशासन के लक्षण आपको हर जगह दिख जाएंगे, हर जगह दिखेंगे, देश की राजधानी से लेकर के और अलग अलग हिस्सों तक। तो जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया दिल्ली में, आप सफ़ेद शर्ट पहनकर अगर सुबह आप निकल जाओ, शाम तक शर्ट पे आपको ब्लैक पैचेस नजर आने लगेंगे। ये हालत है पॉल्यूशन के उस समय। आप व्हाइट कलर की हैंकी से अपना मुंह साफ करो, पूरी हैंकी ब्लैक हो जाएगी। ये हालत थे दिल्ली के। सुबह साफ सुथरा मुंह लेकर के निकले, शाम को मुंह काला करके वापस आ गए। पॉल्यूशन इतना लेवल, पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा। तब यहाँ की कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को कि तुम्हें सीएनजी लागू करना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर वो सीएनजी से ही चलेगा। शुरू में सरकारों ने मना कर दिया, बोले पैसे नहीं है हमारे पास। तो कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें सलाह नहीं दे रहे हैं,
आदेश दे रहे हैं, लागू करो और मुझे बताओ, और नहीं तो फिर हमें निपटना आता है, कंटेम्प्ट में अंदर कर देंगे। तो जब कोर्ट ने ये फटकार लगाई तो रातों रात सरकार के पास पैसा आ गया, रातों रात सरकार के पास पैसा आ गया, और नतीजा ये हुआ कि फिर फटाफट दिल्ली में सीएनजी बसों का संचालन शुरू हो गया। तो अब ये चीजें ऐसी हैं जो नीतिगत फैसले हैं, कहाँ पेट्रोल और डीजल से वाहन चलेंगे, कहाँ सीएनजी से चलेंगे, ये सब नीतिगत निर्णय है, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकारें काम ही ना करें तो क्या होगा, तब तो फिर न्यायालय को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं, भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं, जहां भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही नहीं की गई, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, तो इन सारे घोटालों में भी जनहित याचिकाएं दायर की गई और तब इन घोटालों में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। तो न्यायिक सक्रियता के कारण विगत वर्षों में शासन और प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, शासन की गुणवत्ता बढ़ी है, शासन प्रशासन को लोगों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सका है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बड़ी कमी यह है कि यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, यानी यह शक्ति पृथक्करण के विपरीत है, यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, जिससे शक्ति संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए न्यायिक सक्रियता को एक अनिवार्य बुराई कहा जाता है। अनिवार्य इसलिए क्योंकि विगत वर्षों में सरकारों ने अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए न्यायपालिका को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा, इसलिए अनिवार्य। बुराई इसलिए क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि न्यायपालिका करती है हस्तक्षेप, इसलिए यह एक बुराई है। तो न्यायिक सक्रियता एक अनिवार्य बुराई बन चुकी, एक अनिवार्य बुराई बन चुकी। अब इसमें एक समस्या और आ गई है कि कभी कभी न्यायालय न्यायिक अति सक्रियता, ओवर एक्टिविज्म, जिसको ओवर रीच कहते हैं, जुडिशियल ओवर रीच का प्रदर्शन करने लगता है। इसका अर्थ यह है कि जहां न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न्यायालय उन मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगता है। तो जहां न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है, तो इसे जुडिशियल ओवर रीच की संज्ञा दी जाती है। अब ये बड़ी बारीक सी रेखा है कि कहां न्यायालय हस्तक्षेप करे और कहां न करे, ये बड़ी एक बारीक सी रेखा है। लेकिन कभी कभी न्यायपालिका ने इस बारीक सी रेखा का उल्लंघन किया है। जैसे कोई हिस्सा, देश का कोई हिस्सा जिला बने, तहसील बने, ये प्रशासनिक निर्णय है, और अगर जिला तहसील नहीं बनता है तो इससे देश का, इससे लोगों का कोई नुकसान नहीं है, वेलफेयर प्रोग्राम लागू होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे भी आदेश आए हैं जहां राज्यों के हाईकोर्ट ने किसी तहसील को जिला बनाने का आदेश दिया है, जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए, इसको जिला बना दो। ये पूरी तरीके से प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जिसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर के बनाया जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय जब हस्तक्षेप करता है तो ये न्यायिक अति सक्रियता है, ये जुडिशियल ओवर रीच है, यहाँ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ न्यायालय ने अपनी सीमाएं लादी हैं। इसके अलावा जैसे हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उस निर्वाचन आयोग में नियुक्ति कैसे होगी, न्यायालय इस पर अपनी राय दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का मुकदमा दायर हुआ, और अनूप बरनवाल के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई हमारी सलाह यह है कि जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो इस तरीके से नियुक्त होने चाहिए, कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के माध्यम से नियुक्त होने चाहिए। न्यायालय का यह निर्णय अच्छा है, लेकिन अब इसमें जुडिशियल ओवर रीच कहाँ आ गया। ये अच्छी बात है कि कमेटी बना के निर्णय लिया जाए, लेकिन इसमें जुडिशियल ओवर रीच तब आ गया जब न्यायालय ने यह कहा कि इस कमेटी में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति भी शामिल होगा। अब लोग वो क्यों शामिल होगा, ये तो कार्यकारी डिसीजन है ना, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। हमने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन में हम मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर कैसे आएंगे। तो जजमेंट का एक पार्ट अच्छा है, एक पार्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि न्यायालय ने कहा कि कमेटी बना के तय करो कि कौन बनेगा, ये अच्छा पार्ट है। लेकिन इसमें यह गलत पार्ट है कि मुख्य न्यायमूर्ति इस कमेटी का सदस्य होगा, क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति को हम अगर एग्जीक्यूटिव कामों में शामिल करने लगेंगे, तो कार्यपालिका का काम है, कार्यपालिका के कामों में शामिल करने लगेंगे तो फिर न्यायालय की निष्पक्षता का क्या होगा। तो इस तरीके से जुडिशियल ओवर रीच के एग्जाम्पल भी समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन न्यायिक सक्रियता तो अनिवार्य हो चुकी है, लेकिन न्यायिक अति सक्रियता ठीक नहीं है, जुडिशियल ओवर रीच ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता ने तो हमको भ्रष्टाचार से राहत दिलाई है, न्यायिक सक्रियता ने तो हमको प्रशासनिक निरंकुशता से राहत दिलाई है। इसलिए न्यायिक सक्रियता तो ठीक है, अच्छी चीज है, बुराई है क्योंकि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है कार्यपालिका के काम में, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि हमको राहत मिल रही है, हमको गुणवत्ता वाला शासन मिल रहा है। लेकिन जो न्यायिक अति सक्रियता है यह उचित नहीं है, इससे बचना होगा। कैसे बचा जाए, कोई और बचा नहीं सकता, स्वयं न्यायपालिका ही अपने आप को बचा सकती है, बाकी कोई दूसरा नहीं बचा सकता। न्यायपालिका अपने आप को कैसे बचाएगी, इसके लिए न्यायपालिका को स्वयं संयम रखना होगा, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को निर्णय सुनाते समय, निर्णय देते समय स्वयं अपने ऊपर संयम रखना होगा, जिससे जुडिशियल ओवररीच से बचा जा सके। जुडिशियल एक्टिविज्म तो सच्चाई है वर्तमान समय की, क्योंकि जब जब कार्यपालिका और विधायिका की गुणवत्ता गिरेगी, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा जिससे हमारे अधिकार बचे रहे। लेकिन जुडिशियल रिस्ट्रेंट अपनाना होगा, न्यायिक संयम अपनाना होगा, जिससे जुडिशियल ओवररीच से बचा जा सके, न्यायिक अति सक्रियता से बचा जा सके। तो यही न्यायिक अति सक्रियता और सक्रियता और न्यायिक संयम है। उम्मीद है समझ में आया होगा। लिखो लिखाता हूँ, फिर अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। लिखो, तीनों हेडिंग है एक साथ, तीनों हेडिंग को एक साथ कवर करेंगे, जैसे पढ़ाया वैसे लिखाएंगे भी। लिखो, जब न्यायपालिका अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र क्या है, न्याय करना। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र अर्थात न्याय के क्षेत्र से, परंपरागत अधिकार क्षेत्र अर्थात न्याय के क्षेत्र से बाहर जाकर
कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है, तब इसे कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है, तब इसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है, तब इसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब ऐसा नहीं है कि न्यायालय बहुत सक्रिय है, न्यायालय बहुत सक्रिय है तो अच्छी बात है, न्याय करेगा, लेकिन यहां बहुत सक्रिय का मतलब है कि वो कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में कार्य करने लगता है। अब लिखो महत्व या प्रभाव, महत्व या प्रभाव। पहला पॉइंट लिखो, इसने शासन व प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है, इसने शासन व प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का साधन बनकर प्रकट हुआ है, यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का साधन बनकर प्रकट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह शासन और प्रशासन की उपेक्षा से, यह शासन और प्रशासन की उपेक्षा से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हुआ है, शासन व प्रशासन की उपेक्षा से लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हुआ है। अगला पॉइंट, इसने शासन व प्रशासन की गुणवत्ता, इसने शासन व प्रशासन की गुणवत्ता की वृद्धि में योगदान दिया है, शासन व प्रशासन की गुणवत्ता की वृद्धि में योगदान दिया है, और कुशासन एवं कुप्रशासन से लोगों की रक्षा की है, और कुशासन एवं कुप्रशासन से लोगों की रक्षा की है। अब लिखो कमियां या उदाहरण लिखो, पहले कमियां बाद में लिखना, उदाहरण लिखो। उदाहरण, पहला पॉइंट लिखो, दिल्ली में कूड़े का प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, दिल्ली में कूड़े का प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, कमा सीएनजी बसों के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, सीएनजी बसों के संचालन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, कमा प्रदूषण नियंत्रण के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए न्यायालय द्वारा आदेश देना, इत्यादि प्रशासनिक कृत्य, प्रशासनिक कार्य, इत्यादि प्रशासनिक कार्य, ये सब प्रशासनिक कार्य हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, कानूनी वाला। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार के लिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, सिद्धांतों का विकास करना, या प्रतिपादन अच्छा शब्द है, 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, आदि आदि। अब लिखो कमियां या से आलोचना। आलोचना में लिखो, पहला पॉइंट, यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है और असंतुलन उत्पन्न करता है, और असंतुलन उत्पन्न करता है, क्योंकि क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अवसर देता है, कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। अगला पॉइंट लिखो, यह एक अनिवार्य बुराई है, यह एक अनिवार्य बुराई है। उसी में लिखो, यह अनिवार्य है क्योंकि, यह अनिवार्य है क्योंकि शासन एवं प्रशासन की गुणवत्ता में, यह अनिवार्य है क्योंकि शासन एवं प्रशासन की गुणवत्ता में अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हुआ है, अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हुआ है, किंतु यह एक बुराई है, किंतु यह एक बुराई है क्योंकि न्यायपालिका को, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में, न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर देती है, हस्तक्षेप करने का अवसर देती है। अब लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इसने कभी कभी न्यायिक अति सक्रियता को अपनाया है, इसने कभी कभी न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच को अपनाया है,
न्यायिक अति सक्रियता का अर्थ है, न्यायिक अति सक्रियता का अर्थ है कि न्यायालय ने ऐसे मामलों में, न्यायिक अति सक्रियता का अर्थ है कि न्यायालय ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है, न्यायालय ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। जैसे सरकार के नीतिगत मामलों में, सरकार के नीतिगत मामलों में आदेश देना। उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में, अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने कहा कि, न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाए, एक ऐसी समिति की सिफारिश के आधार पर की जाए जिसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल हो, जिसमें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति शामिल हो। उसी में लिखो, समिति की सिफारिश करना तर्कसंगत निर्णय है, समिति की सिफारिश करना तर्कसंगत निर्णय है, किंतु नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल करने का आदेश देना अनावश्यक है। हालांकि संसद ने कानून बना के उलट दिया है इसे, इसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को शामिल करना अनावश्यक है। अब लिखो निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखो। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्तमान युग की सच्चाई बन चुकी है, वर्तमान युग की सच्चाई बन चुकी है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एएस आनंद का भी यही मानना है, आदर्श सेन आनंद, एएस आनंद का भी यही मानना है। किंतु न्यायिक अति सक्रियता, किंतु न्यायिक अति सक्रियता पूर्णतः अतार्किक है, क्योंकि किंतु न्यायिक अति सक्रियता पूर्णतः अतार्किक है। अतः न्यायालयों को इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए, न्यायालयों को इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए न्यायालयों को इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का परिचय देना चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, न्यायिक संयम का परिचय देना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि न्यायालय स्वयं अपने विवेक से निश्चित करे, इसका अर्थ है कि न्यायालय स्वयं अपने विवेक से निश्चित करे कि उन्हें किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, न्यायालय स्वयं अपने विवेक से यह निश्चित करे कि उन्हें किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो यह हो गया न्यायिक सक्रियता, अति सक्रियता और न्यायिक संयम। अब इसके बाद न्यायिक क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी सी संकल्पनाएं हैं, उन छोटी छोटी सी संकल्पनाओं को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले अधिकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, यह है संविधान का भाग 14A अनुच्छेद, इसमें ऐसे लिख लेते हैं, भाग 14A है। इसमें दो तरीके के प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। 323A में प्रशासनिक अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और इसमें अन्य अधिकरण है, अदर ट्रिब्यूनल है। जैसे पर्यावरण के लिए है, वन के लिए है, खान या कंपनी के लिए है, उद्योग लिख देते हैं सीधे, उद्योग के लिए है, कर के लिए है, इत्यादि। उदाहरण के लिए जैसे NGT, नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है बताते हैं, लिख लो इतना पहले। तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, अधिकरण होते क्या हैं। ट्रिब्यूनल्स का अर्थ होता है कि ये न्याय देने वाली ऐसी संस्थाएं हैं जो न्यायालय नहीं है। इनका काम न्याय देना है, लेकिन ये न्यायालय नहीं है। अब न्याय देने का कार्य है लेकिन न्यायालय नहीं है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि न्याय देने का कार्य न्यायालय का है, ये हम लोगों ने पढ़ा कि न्याय देने की जो भूमिका है वो न्यायपालिका की है, न्यायालय न्याय करता है। लेकिन अब यहाँ जो न्याय देने का कार्य सौंपा जा रहा है वो न्यायालय को नहीं सौंपा जा रहा है। किसको सौंपा जा रहा है? जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, जो विशेषज्ञों से मिलकर बनी है। क्योंकि न्यायालय में कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें क्रिमिनल कानून, सिविल कानून, इन सबकी जानकारी होती है, वो न्याय करते हैं। लेकिन जब न्याय करने की जिम्मेदारी हम ऐसे लोगों को दे दें जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जैसे साइबर एक्सपर्ट है, तो साइबर एक्सपर्ट को हम साइबर क्षेत्र में न्याय करने की जिम्मेदारी दे दें। न्यायाधीश नहीं है वो, उसे न्याय की जानकारी नहीं है, लेकिन साइबर की जानकारी है, साइबर मामलों की समझ है, साइबर स्पेस की अच्छी खासी समझ है। साइबर मतलब ये जो आज हमारे इर्द गिर्द एक कृत्रिम वातावरण है, जिसमें हम अपना टेलीफोन यूज़ कर, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये जो कृत्रिम स्पेस है हमारा, वो साइबर स्पेस है। तो जो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट है, इस क्षेत्र की सिक्योरिटी का, क्योंकि अक्सर आपके पास मैसेज आते हैं कि क्लिक करो, इतना चालान कटा हुआ है देखो, वरना गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। और जैसे आपने क्लिक किया, आप गए, आपका बैंक अकाउंट सीज हो गया। तरह तरह के हैं, कितने तरीके के फ्रॉड बताएं, अब तो तरह तरह के फ्रॉड हैं। तो इन तमाम तरीके के जो तरह तरह के फ्रॉड हैं, इन सारे फ्रॉड को रोकने के लिए तो हम इससे रिलेटेड जो न्याय करने की जिम्मेदारी है हम विशेषज्ञों को सौंप सकते हैं। क्योंकि जो न्याय के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्हें इस बारे में पता है नहीं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, इसके बारे में तो ज़्यादा समझ है नहीं। तो जिनको समझ है उनको न्याय करने की जिम्मेदारी दे दें। उद्योगों के बारे में, टैक्स के कानूनों के बारे में जिनको समझ है उनको न्याय करने की जिम्मेदारी दे दें। न्यायाधीशों को जिम्मेदारी ना दें, उनको जिम्मेदारी दे दें। सिविल सर्वेंट को, जिनको टैक्स के मामले में ज़्यादा जानकारी है, उनको न्याय करने की जिम्मेदारी दे दें। तो जब न्याय करने का कार्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य लोगों को सौंपा जाता है, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, तो ये जो कार्य है यह अर्धन्यायिक कार्य कहलाता है। अर्धन्यायिक, क्वासी जुडिशियल, मतलब न्याय जैसा। अर्ध का मतलब यहां जैसा, न्याय जैसा कार्य कहलाता है, ये अर्धन्यायिक कार्य कहलाता है, न्याय जैसा कार्य कहलाता है। और जो संस्था यह कार्य करती है उसको अर्धन्यायिक संस्था, न्यायालय जैसी संस्था कहते हैं। अधिकरण अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, अर्धन्यायिक संस्था हमारे सिलेबस में शामिल है। अधिकरण अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, न्याय जैसी संस्थाएं हैं, क्योंकि ये न्याय करने का कार्य करते हैं। जबकि ये परंपरागत रूप से न्यायालय नहीं होते, क्योंकि यहाँ न्याय क्षेत्र के विशेषज्ञों की तैनाती नहीं की जाती। यहाँ जिन लोगों को न्याय करने के लिए तैनात किया जाता है, न्याय करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वो लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसमें पर्यावरण के विशेषज्ञों को न्याय करने के लिए शामिल किया जाता है। रेलवे दावा अधिकरण, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, उसमें रेलवे के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। आयकर अपीलीय अधिकरण, इसमें आयकर के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाता है न्याय करने के लिए। तो जितने भी साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलीय अधिकरण, साइबर मामलों में अगर कोई अपील जाती है साइबर अधिकारियों के खिलाफ, तो साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट होते हैं, साइबर लॉ के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको बैठाया जाता है न्याय करने के लिए। तो ये सब ट्रिब्यूनल की श्रेणी में आते हैं, अधिकरण की श्रेणी में आते हैं। दो प्रशासनिक अधिकरण भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों के विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल। अब इसका मतलब क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों के विवादों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो किसी सिविल सर्वेंट की सैलरी रुक गई, किसी का प्रमोशन रुक गया, उसके साथ के लोगों का प्रमोशन हो गया, वो रह गया। ऐसे विवाद खूब उत्पन्न होते हैं सेवा शर्तों में। किसी सिविल सर्वेंट को ताश के पत्ते की तरीके से फेंका जा रहा है, मतलब जब मर्जी तब ट्रांसफर कर दिया। ऐसे भी अनियमित ट्रांसफर हुए हैं सिविल सर्वेंट्स के। तो अब ये सिविल सर्वेंट ऐसी शिकायतों के विरुद्ध कहाँ जाएगा, किससे कहेगा? सरकार से तो कह नहीं सकता, वही कर रहा है सब कुछ, वही कर रहे हैं, तो उनसे तो कह नहीं सकते, तो कहेंगे किससे? हाईकोर्ट जा नहीं सकते, क्योंकि हाईकोर्ट में 50 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तुम पहुंच गए, तुम्हारा केस उसमें एक और जुड़ जाएगा, पता नहीं कब सुनवाई का मौका लगेगा, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ऐसी दशा में देरी भी होगी, पैसा भी खर्च होगा। तो ऐसे सारे मामलों की सुनवाई करने के लिए, जिसमें सरकारी अधिकारियों की सेवा शर्तों से संबंधित विवाद होते हैं, सेवा शर्त का मतलब यही है, वेतन हो गए, भत्ते हो गए, प्रमोशन हो गया, छुट्टी हो गई, ट्रांसफर हो गया, इन सब से रिलेटेड जो विवाद हैं, ऐसे विवादों की सुनवाई करने के लिए भी अधिकरण बनाया जाना चाहिए। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहेंगे। इसके लिए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया है 1985 में। संसद ने इसके लिए कानून बनाया और इस कानून के अंतर्गत 2 तरीके के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। एक बनाया गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसको कहते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट कहते हैं। यह सुनवाई करता है अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और जो आईआरएस वगैरह सेंट्रल सर्विसेज के लोग हैं, केंद्रीय सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तों से उत्पन्न
विवाद, सेवा शर्तों से जो विवाद उत्पन्न होता है ऐसे विवाद की सुनवाई करता है। इसी तरीके से राज्यों में राज्य के लिए, ये तो केंद्र के स्तर पर है, हर राज्य में एक राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये क्या करता है? ये राज्य सेवा के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से उत्पन्न विवाद की सुनवाई करता है। जो राज्य सेवा के कर्मचारी होते हैं, स्टेट जैसे पीसीएस है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, इन सब लोगों, राज्य सेवा के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, नियुक्ति है, भर्ती है, पदोन्नति है, वेतन है, छुट्टी है, इन सब से संबंधित अगर कोई विवाद है तो ऐसे विवादों की सुनवाई सेट में की जाती है। तो इस तरीके से अधिकरण बनाने का फायदा क्या होता है? अधिकरण बनाने का फायदा ये मिलता है कि जो न्यायालय में पहले से कार्यभार बहुत ज्यादा है, अगर ये मुकदमे भी न्यायालय पर पहुंचेंगे तो न्यायालय तो मामलों की सुनवाई ही नहीं कर पाएगा, न्याय ही नहीं दे पाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों में ये शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं। दूसरी बात, सामान्य न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम करते हैं, क्योंकि ये मुकदमे सामान्य न्यायालय तक नहीं जा पाते, इन्हें अलग से ही इनका समाधान कर दिया जाता है। तो सामान्य न्यायालय पर मुकदमों के बोझ में कमी लाते हैं। ये न्याय पाने के सस्ते, सरल, लचीले और शीघ्र साधन है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पे जो परंपरागत प्रक्रिया के कानून है, साक्ष्य के कानून है, वो इन पर अप्लाई नहीं होते। दूसरी भाषा में कहो कि ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई करने में किसी कानून से बंधे नहीं होते, किसी प्रक्रिया के कानून से बंधे नहीं होते। हर मामले में कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, कैसे सबूत लिए जाएंगे, कैसे प्रक्रिया चलाई जाएगी, कानून, क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में इसके लिए कानून बनाए गए हैं, उसी के मुताबिक ही न्यायालय काम करते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल ऐसे कानूनों से बंधे नहीं होते। हर मामले में ये अपनी प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं, स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। और चूंकि ये हर मामले में अपनी प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं, स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए ये सरल तरीके से, सस्ते तरीके से, लचीले तरीके से और जल्दी से न्याय के साधन बनकर प्रकट हुए हैं। इसके अलावा ये विशेषज्ञ न्याय देते हैं। कैसे देते हैं? अगर सामान्य न्यायालय को साइबर के मामले में मुकदमा सुनना पड़े, उद्योग के मामले में मुकदमा सुनना पड़े, तो पहले न्यायाधीशों को उन कानूनों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन कानूनों की जानकारी तो उन्हें होती नहीं, उसको तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। तो न्याय पाने में बड़ा विलंब लग सकता है। लेकिन जब हम उन्हीं कानूनों के विशेषज्ञों को ही बैठा दें न्याय करने के लिए, तो उन्हें तो कानून पढ़ना नहीं, उन्हें तो कानून जुबानी याद है, सब रटा हुआ है, याद है उन्हें, क्योंकि उसी कानून का उन्हें कई वर्षों का अनुभव है काम करने का। तो जब ऐसे लोगों को न्याय करने की जिम्मेदारी दे देते हैं तो न्याय जल्दी भी मिल जाता है, कम समय में भी मिल जाता है और विशेषज्ञता से युक्त भी होता है। इसका मतलब यह है कि अधिकरणों ने अपने गठन के बाद से हमारे न्याय के क्षेत्र को ज्यादा डायनेमिक बना दिया है, ज्यादा गतिशील बना दिया है। जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में अधिकरण बनाए गए हैं वहां न्याय पाने में तेजी आई है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे पर्यावरण का मुकदमा है, पहले पर्यावरण का मुकदमा या तो हाई कोर्ट में जाता था या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता था। अब यहाँ पेंडेंसी पहले से बहुत ज्यादा है, पर्यावरण के मुकदमे उसी में फिर एक मुकदमों के रूप में जुड़ जाते थे। लेकिन पर्यावरण के मुद्दे बड़े संवेदनशील होते हैं, तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। अभी देखो अगस्त सितंबर चल रहा है, बस 1 महीने का हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं 1 महीने का वेट? क्योंकि 1 महीने के बाद हर साल दिल्ली गैस चैम्बर में बदलना शुरू हो जाती है और लगभग 3 महीने दिल्ली गैस चैम्बर बनी रहती है पॉल्यूशन के कारण। वैसे तो पॉल्यूशन लेवल हमेशा हाई रहता है, लेकिन ये 3 महीने हम लोग दिल्ली में दो आसमान दिखते हैं। एक तो ऊपर वाले ने जो बनाया है वो तो अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आसमान अभी 1 महीने बाद बनने वाला है, जो कृत्रिम आसमान है, वो धुएं का आसमान है। साफ साफ दिखता है आपको यहाँ पर। दम घुटू वातावरण होता है, सांस लेना दुश्वार होता है, लगता है कहाँ भाग जाएं और खुल के सांस ले लें। वो घुटन में अनुभव की है हम लोगों ने, वो घुटन महसूस करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सरकारों की लापरवाही है। सरकारें बस दिखावा करती हैं, काम जमीनी धरातल पर करती नहीं है। नतीजा यह है कि पहले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता था पर्यावरण के मामलों में, प्रदूषण के मामलों में। भाई पराली नहीं जलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, डीजल बसों पर कंट्रोल करो, 15 साल से ज़्यादा के वाहनों पर कंट्रोल करो, पेट्रोल के 10 साल से ज़्यादा के डीजल के वाहनों पर कंट्रोल करो, प्राइवेट वाहनों पर भी। सारे सब न्यायालय के आदेश हैं ये सब। तो अब न्यायालय अगर सरकार चलाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये काम तो सरकारों का है। तो अब अगर हमको प्रदूषण से दिक्कत है, हमको पर्यावरण, यमुना नदी साफ होनी चाहिए, गंगा नदी साफ होनी चाहिए, हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरीके से नदी में बह जाता है, नदी बस साफ नहीं हो पाती। नदियों की सफाई के नाम पर केवल बजट पर बजट जा रहा है। आकर के देख लो यमुना नदी की स्थिति दिल्ली में, देख करके बहुत दुख होता है कि किस तरीके से लोगों ने हालत बना दी है लापरवाही की वजह से। तो अब ऐसे मुकदमे हम एनजीटी में लेकर के जाएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लेकर के जाएंगे। हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अधिकरण के फायदे हैं, इसीलिए अधिकरण बनाए गए हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यहां पर न्याय करने की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी जाती है जिनके खिलाफ शिकायत की जा रही है। भाई एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण जिन अधिकारियों ने नहीं किया, उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं। और यहाँ बैठकर न्याय कौन कर रहे हैं? यहाँ हर बेंच में शामिल होते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञ और ऐसे सिविल सर्वेंट जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है। ऐसे सिविल सर्वेंट, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के, भारत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के राज्यों के सिविल सर्वेंट इस बेंच में शामिल होते हैं, एनजीटी में शामिल होते हैं न्याय करने में।
सिविल सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा वही सुना है। आयकर अपीलीय अधिकरण, आयकर का सीनियर अधिकारी अपने ही जूनियर अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई करता है। रेलवे दावा अधिकरण, रेलवे का सीनियर अधिकारी अपने ही रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ सुनवाई करता है। ये तो भाई गलत बात है। परिवार का मुकदमा परिवार से बाहर होना चाहिए। भाई एक ही परिवार है, रेलवे वाले एक परिवार, आयकर वाले एक परिवार, तो निचले कर्मचारी के खिलाफ ऊपर वाला अधिकारी सुनवाई कर रहा है, तो उसका पहला नजरिया तो अपने अधिकारों का बचाव करने का होगा, अपने परिवार को बचाने का होगा, तो हमको न्याय कहाँ मिलेगा? तो इसलिए अधिकरण की यह कहकर आलोचना की जाती है कि ये न्याय के प्राकृतिक नियम का के विपरीत कार्य करता है। ये व्यवस्था कभी कभी न्याय का प्राकृतिक नियम कहता है कि भाई न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, यानी जिसके विरुद्ध न्याय दिया जा रहा है, न्याय करने वाली संस्था निष्पक्ष हो, उससे अलग हो। यहाँ तो अलग नहीं होती, यहाँ तो वही होती है। दूसरी बात, इसे विधि के शासन का उल्लंघन माना जाता है। विधि का शासन हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। कानून के राज का मतलब यह है कि एक कानून होना चाहिए, सबको उसी के अधीन होना चाहिए। एक कानून के अधीन सब होंगे, जैसे संविधान के अधीन सब होंगे। लेकिन यहाँ तो दूसरा कानून है, और यहाँ तो उस कानून के अधीन दूसरी न्यायिक व्यवस्था है, ये सामान्य न्यायालय से अलग है। तो ये कानून के राज यानी विधि के शासन के भी उल्लंघन में माना जाता है। विधि का शासन हम लोग आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और लिखेंगे, अभी बस लिखा देंगे आपको। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि चूंकि ये प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं होते, इसलिए निरंकुशता की संभावना कभी कभी जन्म ले सकती है। हालांकि अपीलें की जा सकती हैं, बात की बात है। इसके अलावा इनकी कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं होता, गोपनीय होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करती है, हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करता है, तो हम सबको पता है कौन सा मुकदमा दायर हुआ, कौन सा। जैसे मैंने आपको बताया कल कि भाई एक मुकदमा भी दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि सरकार को न्यायालय आदेश दे कि वो इजराइल को हथियार न बेचे, इजराइल को हथियार का निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाए। तो कैसे पता चला हमें? क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियां गोपनीय नहीं होती हैं। उनकी कार्यवाहियों का प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन होता है, प्रकाशन होता है। उनकी नोटिंग होती है, उनको नोट किया जाता है, उनको पब्लिश किया जाता है मीडिया में, मैगजीन में, जर्नल्स में। तो हमें सब कुछ पता चलता रहता है। यहाँ अंदर गड़बड़ियाँ होने की गुंजाइश कम होती है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल की कार्यवाही है, उसका ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं होता, इसका कोई प्रकाशन नहीं होता। तो यहाँ यह संभावना व्यक्त की जाती है, यहाँ गड़बड़ियों की गुंजाइश हो सकती है। तो ये कमियां हैं, लेकिन ठीक है, हर चीज़ों के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन इनके बावजूद भी विगत वर्षों में ट्रिब्यूनल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। अगर ट्रिब्यूनल्स नहीं होते तो हमारे क्षेत्र में सामान्य न्यायालय पर मुकदमों का और ज़्यादा भार होता, और ज़्यादा भार होता। तो लिखो, ट्रिब्यूनल्स लिखो, अधिकरण लिखो। तो पहले ट्रिब्यूनल का अर्थ लिखाते हैं, लिखो। ट्रिब्यूनल या अधिकरण अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं। अर्धन्यायिक ब्रैकेट में लिख लो न्याय जैसी, अर्धन्यायिक ब्रैकेट में लिख लो न्याय जैसी। ट्रिब्यूनल अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, न्याय जैसी संस्थाएं हैं, और अर्धन्यायिक कार्य का संपादन करती हैं। न्याय जैसे कार्य का और अर्धन्यायिक कार्य का और अर्धन्यायिक कार्य का, न्याय जैसे कार्य का संपादन करती हैं। अधिकरण का अर्थ है, अधिकरण का अर्थ है कि वे संस्थाएं, अधिकरण का अर्थ है कि वे संस्थाएं जो न्याय करने के उद्देश्य से निर्मित की गई हैं, वे संस्थाएं जो न्याय करने के उद्देश्य से निर्मित की गई हैं, किंतु न्यायालय नहीं है। अधिकरण का अर्थ है वे संस्थाएं जो न्याय करने के उद्देश्य से निर्मित की गई हैं, किंतु न्यायालय नहीं है, किंतु न्यायालय नहीं है। ऐसी संस्थाओं में, ऐसी संस्थाओं में न्याय विषय के विशेषज्ञों, विषय के विशेषज्ञों या सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता है। विषय के विशेषज्ञों या सिविल सेवकों के द्वारा किया जाता है, न कि न्याय के क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, न कि न्याय के क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, न कि न्याय के क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा। अब लिखो महत्व, महत्व पहला पॉइंट लिखो। इन्होंने सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालय पर कार्य के भार में कमी की है, सामान्य न्यायालय पर कार्य के भार में कमी की है। दूसरा पॉइंट, ये साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं होते, ये साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं होते, अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं, अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं, अतः शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं। अगला पॉइंट, ये न्याय के सस्ते, सरल, लचीले साधन बनकर प्रकट हुए हैं, ये न्याय के सस्ते, सरल, लचीले साधन बनकर प्रकट हुए हैं। अगला पॉइंट,
यहां विशेषज्ञों द्वारा न्याय उपलब्ध कराया जाता है। यहां विशेषज्ञों द्वारा न्याय उपलब्ध कराया जाता है। अब लिखो कमियां। कमियां पहला पॉइंट लिखो, या आलोचना पहला पॉइंट लिखो। इन्हें विधि के शासन के विपरीत माना जाता है। इन्हें विधि के शासन के विपरीत माना जाता है। अगला पॉइंट, इन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, इन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। इन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। अगला पॉइंट, इन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत माना जाता है। अगला पॉइंट, इनकी कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं होता। इनकी कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं होता। अब लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखो, विगत वर्षों में अधिकरण न्याय के प्रभावी साधन बनकर प्रकट हुए हैं। विगत वर्षों में अधिकरण न्याय के प्रभावी साधन बनकर प्रकट हुए हैं। जैसे 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 शासन व प्रशासन का क्षेत्र जटिल और तकनीकी होता जा रहा है, जैसे जैसे शासन और प्रशासन का क्षेत्र जटिल और तकनीकी होता जा रहा है, कमा अधिकरणों का महत्व, अधिकरणों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। अधिकरणों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल के बाद विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि न्यायिक गतिशीलता के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। न्यायिक गतिशीलता के लिए उठाए गए कदम, क्या क्या कदम न्यायिक गतिशीलता के लिए उठाए गए? इसका मतलब यह है कि जैसे हमने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल के आने से जो जुडिशियल सेक्टर है वो डायनेमिक बना है, गतिशील बना है। डायनेमिक बनने का मतलब यह है कि हमको जल्दी न्याय मिलने लगा है, और सस्ता न्याय मिल जाता है, सरल न्याय मिल जाता है। हमें न्यायालय में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है, बहुत न्यायालय में जो विलंब है उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो ये सब हो गए न्यायिक गतिशीलता के बारे में। अब यहाँ पर कुछ और कदम उठाए गए हैं भारत में, जिससे कि हम न्याय के क्षेत्र को डायनेमिक बना सकें। उन कदमों के बारे में एक एक चर्चा हम लोग करते हैं। उसमें है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अब इसके अंतर्गत दो प्रावधानों का गठन किया गया है। एक तो इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए गए हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। ये जानना चाहिए आपको, आप पॉलिटी पढ़ो या ना पढ़ो, आप सिविल सर्विस की तैयारी करो ना करो, आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है ना हमारे देश की। तो ये सब चीज़ें तो आपको वैसे भी जाननी चाहिए, क्योंकि आपके आसपास पर्यावरण का कोई मुद्दा है, कोई जनरेटर चलाता है मान लो, और उस जनरेटर से, पुराना वाला जनरेटर है, खूब धुआं करता है, खूब पोल्यूशन करता है, कहाँ जाओगे? पता तो होना चाहिए कि न्याय पाने के लिए हमारे यहाँ क्या क्या साधन है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालत, अब इस कानून के अंतर्गत ये दो संस्थाएं बनाई गई हैं, और ये दो संस्थाएं हमारे न्याय के क्षेत्र को डायनेमिक बनाने में सहायक रही हैं। कैसे सहायक रही हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 का कानून है, लेकिन लागू हुआ बहुत बाद में, 95 में लागू हुआ। संघ या केंद्र का स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और तालुका या तहसील स्तर, चार स्तर हैं शासन के। इन चार स्तरों पर चार अलग अलग संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया। संघ के स्तर पर नालसा बनाई गई, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राज्य विधिक, सॉरी केंद्र, नेशनल राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसी तरीके से राज्य के स्तर पर
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। जिला के स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप जिस जिले में आते हैं ये संस्थाएं मौजूद हैं। आप जिस जिले के रहने वाले हैं, किसी न किसी जिले में तो रह रहे हैं, मंगल पर तो है नहीं, तो उस जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है आपके जिले में। और तालुका विधिक सहायता समिति, तालुका या तहसील जो भी कह लो, लीगल सर्विस कमेटी आपके तहसील में भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके जिले में, आपके तहसील में ऐसी संस्थाएं भी हैं। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई मुकदमा उत्पन्न होता है, तो उस मुकदमे के बारे में आप कैसे, कहां से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य पर्पज यह है कि कानूनी सहायता प्राप्त करना, कानूनी सहायता प्राप्त प्रदान करना, इसका कार्य है कानूनी सहायता प्रदान करना, निःशुल्क कानूनी सहायता देना। जो गरीब हैं, गरीबों के लिए, गरीब या कमजोर के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, बिना पैसे लिए कानूनी सहायता दी जाए। तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये विधिक सहायता, कानूनी सहायता के संबंध में विधिक सहायता हेतु नीति तय करती है, मार्गदर्शन तय करती है, इन सबका निर्धारण करती है। राज्य की जो राज्य का प्राधिकरण है उस पर निगरानी करती है। ये स्टेट वाले पर निगरानी करने का काम भी है इसका। विधिक सहायता के लिए जागरूकता फैलाना इसका काम है, कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा कानूनी सहायता लें, आगे बढ़ें और कानूनी सहायता लें। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं को शामिल करना, अनुदान देना, यानी एनजीओ आदि, जो लीगल सर्विस के फील्ड में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ आदि कार्य करना चाहें, उन एनजीओ को, उन संस्थाओं को मदद दी जाए। इस तरीके के कार्य ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करता है। तो पूरे देश में जो गरीब लोग हैं वो न्याय पाने से वंचित न रह जाएं, इसलिए उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस कानूनी सहायता के लिए नालसा बनाया गया है, नालसा कार्य करता है। नालसा की अपनी एक वेबसाइट है, जरूर देखना, क्योंकि आप सबके हितों से जुड़ी हुई है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपके पास पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता हो सकती है, किसी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता हो सकती है, आपको जानकारी होगी तो आप उसे न्याय पाने के लिए अवसर उपलब्ध करा पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे आप। तो ये सब तो आप सिविल की तैयारी न भी करें तब भी आपको जानना चाहिए, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं होती कि हम लोग जाने। तो नालसा ने अपनी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के आधार पर उसने सारे राज्यों से कहा है कि सारे स्टेट अपने अपने यहाँ क्राइटेरिया डेवलप करें कि वो किसको गरीब मानेंगे। भाई गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी ना, हमने लिखा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, या कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। तो किनको गरीब माना जाएगा, किनको निःशुल्क माना जाएगा, ये तो तय करना पड़ेगा। तो अब भारत सरकार अपने स्तर पर नहीं तय कर सकती, क्योंकि हर राज्य की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है, पर कैपिटा इनकम अलग अलग है, हर राज्य की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, इसलिए राज्यों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। तो राज्यों ने अपने अपने यहाँ क्राइटेरिया तय किए हैं। राज्य में, यूनियन टेरिटरीज में इनकम बेस बनाया है कि सालाना कितनी इनकम होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, तो उसको बिना पैसे के कानूनी मदद दी जाएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर उस व्यक्ति का कोई मुकदमा है न्यायालय में, तो वो मुकदमा निःशुल्क लड़ेगा, वकील की फीस, कोर्ट की फीस सब उसके लिए सरकार देगी, वो नहीं देगा। बस उसे यहाँ जाना है, इन चारों संस्थाओं में से कहीं भी कॉन्टैक्ट करना है। नेशनल लीगल सर्विस तो दिल्ली में है, चलो जाने दो, ये नहीं कर पाएंगे, तो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में किसी लेवल पर कॉन्टैक्ट करना है। बस गरीब का मुकदमा सरकार के पैसे से लड़ा जाएगा, सरकार पैसा देगी मुकदमा लड़ने के लिए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने इसमें ओल्ड एज पर्सन को भी शामिल किया है, वृद्ध लोगों को भी शामिल किया है कि अगर उनकी आय इससे कम है तो उनका भी मुकदमा होगा। कुछ राज्यों ने ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। तो स्टेट वाइज ये कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन एक बार जरूर जाकर के नालसा की वेबसाइट देखना, जिससे तुम्हें यह पता लग सके कि हमारे देश में निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के लिए कौन कौन लोग अधिकृत हैं। और आप अपने राज्य के बारे में तो कम से कम जानकारी रखो ही, कितनी इनकम ग्रुप होनी चाहिए, कितनी इनकम कैप है, इनकम की लिमिट है जिसके अंतर्गत किसी को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है नालसा। इसके बाद जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो राज्य में विधिक सहायता सेवा को लागू करना व निगरानी करना। तो राज्य में इसको लागू करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारी है जिले में विधिक सहायता सेवा लागू करना, और इसी तरीके से तहसील में
विधिक सहायता सेवा लागू करना। इसी तरीके से अगर कोई गरीब है तो वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो कंडीशन दी गई है वेबसाइट पर, और फिर उसका मुकदमा सरकार लड़ेगी। सरकार लड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर किसी का मुकदमा हाई कोर्ट में है, किसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके की कमेटीज बनाई जाती हैं। इस तरीके की जो विधिक सहायता समिति है, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के स्तर पर भी बनती है इसी कानून के तहत। तो अगर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा लड़ रहा है, किसी का मुकदमा पेंडिंग है, पैसा नहीं है, नहीं लड़ पा रहा है मुकदमा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो विधिक सहायता समिति बनाई गई है, वहां भी वो अपनी बात रख सकता है, कंप्लेन कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा जाएगा उसकी फीस, वकील की फीस, सब कुछ सरकार देगी, उस व्यक्ति को नहीं देना होगा। तो ये विधिक सहायता सेवा है। कितनी बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ सबको जानना चाहिए, लेकिन कितने लोग जानते हैं, सवाल ये है। तो पॉलिटी पढ़ने से कम हमें जो जानकारी एग्जाम के लिए है वो तो है ही, लेकिन कम से कम इस देश के एक अच्छे नागरिक बनने के बारे में हमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अगर हम एक देश के जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमें ये जानकारियाँ मिल जाती हैं, जिससे हम अपना भी हित कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों, अन्य लोगों का भी हम हित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये तो मैंने बताया कि गरीबों के लिए है, निःशुल्क कानूनी सहायता है। जो गरीब नहीं है उनके लिए भी कानूनी सहायता है। कानूनी सहायता है, मान लो कोई विवाद है तुम्हारा और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, वकील के पास जाने से तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर वकील के पास जाओगे तो वकील कभी किसी केस को बुरा नहीं कहता कि अरे बहुत बेकार केस है, न्याय नहीं मिलेगा। हमेशा कहता है बहुत अच्छा केस है, बस कोशिश करेंगे कि आपके पक्ष में ही न्याय आ जाए। आपको लगता है मेरा वकील बहुत अच्छा है, जबकि अंदर से वो जान रहा होता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि लेकिन फिर भी वो आपसे झूठ बोलता है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं हमारे समाज में। अब वर्षों केस चलता रहता है, केस चलता रहता है, व्यक्ति एडवोकेट पर निर्भर रहता है। तो ऐसी दशा में कैसे बचे? तो उसके लिए वो व्यक्ति विधिक, आप तहसील में चले जाइए, अपनी तालुका लीगल सर्विस कमेटी है वहाँ चले जाइए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यहाँ पर सेक्रेटरी होता है, जज होता है, वो जज रैंक का अधिकारी होता है, तो उसे कानूनी समझ होती है। जब आप अपनी शिकायत लेकर के जाओगे तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए सही उपाय क्या है। फिर आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा करना चाहो करो। पति पत्नी का झगड़ा है, वो भी जा सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादा लड़ रहे हैं हम लोग, एक बार बताओ क्या करें, कैसे निपटें आपस में। तो ये बताएगा कि भाई समझौता कर लो, अच्छी बात है, काउंसलिंग करेगा, लीगल काउंसलिंग करेगा वो। तो इस तरीके का कार्य भी ये संस्थाएं व्यवहार में कर रही हैं। जब शिकायत जाती है तो लोग पहुंचते हैं, तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये विधिक सेवा प्राधिकरण का, लोक अदालत। यानी ये आपके जानने के लिए है, जरूरी नहीं कि आप सिविल सेवा की तैयारी करें तभी आप जानें। लोक अदालत, आपने अभी पेपर में पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू होने वाली है। इसके पहले आपने अभी पढ़ा होगा, अगस्त में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत लगाई। पढ़ा होगा ये सब आपने न्यूज़ में, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। तो अब होती क्या है लोक अदालत? लोक अदालतें ऐसी संस्थाएं हैं न्याय करने के लिए जो समझौते के आधार पर न्याय करती हैं, बातचीत के आधार पर न्याय करती हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुकदमे होते हैं जिन मुकदमों में न्यायालय में जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत टेंडेंसी हो जाती है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है ना, बैंकिंग अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इन कानूनों के अंतर्गत जो मुकदमे उत्पन्न होते हैं, सबसे सरल मुकदमा, सबसे आसान मुकदमा आपको बताते हैं कि मान लो आपकी बाइक है या आपकी कार है, उसका चालान हो गया। अब आपने चालान नहीं भरा। अगर आपने चालान भर दिया होता, मान लो 2,000 रुपये का चालान हो गया या 5,000 का चालान हो गया, तो मान लो 5,000 रुपये का चालान हो गया और आपने चालान नहीं भरा, यानी आप पर जुर्माना लग गया, आपने कानून का उल्लंघन किया, आप पे जुर्माना लग गया, आपने जुर्माना नहीं भरा। तो जुर्माना लग गया, उसको कहते हैं चालान कट गया। आपने जुर्माना भर दिया, इसका मतलब आपने चालान भर दिया। जुर्माना आपने नहीं दिया, इसका मतलब आपने चालान नहीं भरा। कुछ दिनों तक वो फाइल, वो केस आपका पुलिस के पास रहता है। आप पुलिस ऑफिस में जाइए, या अब तो चीज़ें ऑनलाइन भी कर दी गई हैं ज़्यादातर राज्यों में, कि आप ऑनलाइन अपने चालान की डिटेल निकालिए और ऑनलाइन जमा कर दीजिए। आपने या तो उस समय आपके पास पैसा नहीं था, आपने नहीं दिया, आप ऑनलाइन जाकर के आपने पैसा जमा कर दिया, आपका केस खत्म हो गया भाई, क्योंकि आपने जुर्माना भर दिया, चालान भर दिया। लेकिन जब आपने चालान नहीं भरा तो पुलिस क्या करेगी? एक समय के बाद आपका वो जो फाइल है, वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो थाना आता होगा वहां भेज देगी। अब जब कोर्ट में पहुंच गया तो वो एक केस के रूप में दर्ज हो गया। जब 4.5 करोड़ केसेस दर्ज हैं, उनमें से एक केस आपका भी हो गया, एक मुकदमा आपका भी हो गया 4.5 करोड़ में। अब 6-6 महीने, साल साल भर बाद उस पर डेट पड़ती है, पुलिस का मुकदमा है, कौन लड़ता है? पुलिस वाले। 10 साल मुकदमा इसी में पेंडिंग रहता है, पेंडेंसी बढ़ी रहती है। आपको भी पता लगा तो ठीक नहीं, आप भी इग्नोर किए रहते हैं। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है लोक अदालत, कि भाई लोक अदालत आयोजित की जाए, ऐसे मुकदमों को चिन्हित कर लिया जाए, और उसमें आपके बीच और पुलिस के बीच, यानी पुलिस का जो वकील है उसके बीच एक समझौता हो जाए, सरकार का जो वकील है उसके बीच एक समझौता हो जाए कि भाई देखो 5,000 तो हम नहीं देंगे, तो कितना देंगे? 500 रुपये देंगे, चलेगा? या 1,000 रुपये देंगे, जो भी तय हो जाए, चलेगा इतना? तो आप भी तैयार हो गए, हाँ चलो ले जाओ, खत्म करो मुकदमा, नेसेसरी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत दिन होगा तो सम्मन आएगा आपके घर पे और तरह तरह की बातें, हालांकि बहुत दिन में होता है लेकिन आएगा। तो ऐसे परिवेश में आप भी तैयार हो गए, सरकार भी तैयार हो गई, बात न्यायालय में पहुंच गई, रख दिया गया लोक अदालत में। जज ने पूछा कि भाई हाँ बोलो, 5,000 चालान कितना देना है? आपने जनाब 500 रुपये देना है। तो पुलिस वाले वकील से पूछा, भाई तुमको
ठीक है, और चाहिए? तो नहीं जनाब ठीक है, तो बस मुकदमा खत्म हो गया, चलो 500 रुपये चालान भरो, मुकदमा खत्म। तो इतना सरल होता है, यानी समझौते के आधार पर, बातचीत के आधार पर मुकदमे खत्म कर दिए जाते हैं। तो जितने भी ऐसे मुकदमे हैं जहां समझौता हो सकता है, ऐसे सारे मुकदमों को फिल्टर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उनको लोक अदालतों में रखते हैं। समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत का आयोजन किया था, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, और अब राज्यों को ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो परमानेंट लोक अदालतें बनाई जाएं, जिसमें ऐसे मामले लगातार जाते रहें, निपटते रहें, खत्म होती रहे, पेंडेंसी भी कम होती रहे। तो 2002 में संशोधन करके परमानेंट लोक अदालत के गठन का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो लिखो, लोक अदालतों में लिखो, छोटी प्रकृति पिटी केसेस जो होते हैं, छोटी प्रकृति के मामलों को, छोटी प्रकृति के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, शीघ्र निपटाने के लिए या शीघ्र समाधान करने के लिए, और समझौते के आधार पर समाधान करने के लिए, और समझौते के आधार पर समाधान करने के लिए लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। जैसे मोटर वाहन अधिनियम, जैसे मोटर वाहन अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, विद्युत अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, विद्युत अधिनियम इत्यादि से, इत्यादि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मुकदमे, इत्यादि के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मुकदमे 2002 में, 2002 में इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, चूंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है ये, 2002 में इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अस्थायी, परमानेंट लोक अदालतों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। परमानेंट, अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना, लोक अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया लोक अदालतों के बारे में। अब इसके बाद ग्राम न्यायालय है, परिवार न्यायालय है, प्ली बार्गेनिंग है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम है, मीडिएशन एक्ट है, तमाम अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि समय कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, रिवाइज करके आना, क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो कल जुडिशरी के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए रिवीजन करके आना, तैयार होकर के आना। चैट ऑन करते हैं और आपके क्वेश्चन देखते हैं।